हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? हाउस द जोश? सीएफ फाउंडेशन मे 25 एग्जाम अपना खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया। क्या भैया, कैसा जोश! मैथ्स में तो वाट लग गई। अरे डरो मत भाई, मैं बोल रहा हूं आप लोग को, डरो मत। यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स इन मैथ्स एग्जाम। मैं दुआ करता हूं, आई होप आईसीए आप लोग को अच्छा खासा ग्रेस मार्किंग भी दे, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आईसीए ने सेट किया। बाकी तीनों पेपर बहुत ईजी थे। एज यूजुअल आज अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे सीए फाउंडेशन में 25 अकाउंट्स का पेपर। एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज द इजीएस्ट पेपर जो मैंने पिछले कुछ अटेम्प्ट में देखा है। इससे इजी पेपर तो हो ही नहीं सकता। ऐसे लगता है कि पेपर सेटर ने आपके लिए कोई मेहनत ही नहीं किया। आपका स्टडी मैट से कॉपी पेस्ट, जस्ट उन्होंने क्या किया, नेम्स चेंज कर दिए, फिगर चेंज कर दिए, बट एज इट इज द एंटायर पेपर वाज फ्रॉम स्टडी मेट। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपके लिए आपकी भगवत गीता है आईसीए का स्टडी मेट। यदि आपने इसको अच्छे से कर लिया, 3 से 4 बार सिर्फ इसी को कर लो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो सीए के एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ओके ओके, वेट 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 भैया, ऐसे मत स्टार्ट करो। कुछ तो टारगेट होना चाहिए ना, हम लोग सीए के बच्चे हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए, मेरे एफर्ट्स के लिए एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम 500 लाइक्स तो बनता है, ठीक है। एंड आपने सॉल्यूशन देख लिया, वेरी गुड, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उन लोग को भी देखने दो, एश्योर होने दो। एंड ड्यूरिंग दिस मेन टाइम, पूरे वीडियो में स्किप मत करना। मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आपको इंटर का जर्नी स्टार्ट करना है और कैसे मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड इट, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए फटाफट पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ट्रू और फॉल्स। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक। फॉल्स, बिकॉज हम ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग करते ही नहीं है, वी डू अकाउंटिंग फॉर कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट, money measurement concept means transactions are to be recorded at a uniform monetary units. ट्रू, बिकॉज एज पर मनी मेजरमेंट क्या बोलता है कि हम लोग को बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है, इफ अपन इंडिया में है तो अपन को सारे के सारे ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे? रुपीज में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, चाहे आपने कोई भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स किया हो, बट स्टिल विल रिकॉर्ड इट इन रुपीज। तो इट वाज ट्रू। Then, number three, if a society has a separate trading activity, the profit or loss from the trading account shall be transferred to income and expenditure account at the time of consolidation. ट्रू, बिकॉज एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी एंसिलरी एक्टिविटी अर्न करता है तो वो प्रॉफिट भी उसके एनपीओ में आ जाएगा, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा। इट वाज ट्रू। Partners in a partnership firm will share the profits of a business according to their capital contribution in the absence of any agreement. False, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, राइट। देन एलएलपी शुड हैव टू डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर रेसिडेंट इन इंडिया। ये भी फॉल्स है, एलएलपी में दो डेजिग्नेटेड पार्टनर तो चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वन शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। देयर इज नॉट रिटन कि दोनों के दोनों पार्टनर अपने इंडियंस होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं रेजिडेंट इन इंडिया हो, तो एक पार्टनर कम से कम होना पड़ेगा। सो दैट इज फॉल्स। Last, a not-for-profit organization registered under Section 8 of the Companies Act can distribute its surplus among its members. False, because एक NPO अपना surplus members को distribute नहीं करता, it is added to the capital fund. आई होप आप सबका ये ट्रू और फॉल्स करेक्ट हुआ होगा। एकदम इजी सा था, आप लोग ये सॉल्यूशन स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं विथ रीजनिंग, ठीक है। आप आराम से वीडियो को पॉज कर लो और इसको गो थ्रू कर लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इजी सा क्वेश्चन था, 2 मार्क का था। हम लोग को गैप के अकॉर्डिंग करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। दैट वाज आल्सो अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, यू कैन चेक डाउन, राइट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपको नॉर्मली लिखना था। हम लोग लाइबिलिटी का अकाउंटिंग करते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस पेबल टू आउटसाइडर, whereas contingent liability का मतलब क्या होता है? which depends upon happening or non happening of future events और transaction। हम लोग contingent liability का accounting नहीं करते, हम लोग उसको क्या करते हैं? notes to accounts में record करते हैं। example bill discounted but not matured, that's a contingent liability। and normal liability example creditors। आई होप आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बेसिक एक्सप्लेनेशन भी किया तो आपको वहां पे मार्क्स मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी नंबर थ्री। नंबर थ्री बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था।
क्या क्वेश्चन था, अपने को निकालना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, एकदम बुक का क्वेश्चन आया था। ट्रेडर हैज प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st ऑफ मार्च ईच ईयर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th ऑफ अप्रैल। यानी अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने को बैकवर्ड कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया था। 15th अप्रैल का वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट 31st मार्च का वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन है फ्रॉम 31st मार्च टिल 15th ऑफ अप्रैल। क्रेडिट सेल कैश सेल्स अलग दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। वी विल कंसिडर द टोटल सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग द ग्रॉस प्रॉफिट, आफ्टर डिडक्टिंग द ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज वी विल कंसिडर कॉस्ट ऑफ सेल्स। और हम रिवर्स आ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को अपन क्या करने वाले, वापस एड बैक कर देंगे। देन टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद वी हैव अ सर्टेन इंफॉर्मेशन, एक दो एडजस्टमेंट, एक सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का है और दूसरा आपका कंसाइनमेंट बेसिस का है। ठीक है, बहुत इजी सा पॉइंट था। क्या बोल रहा था, 25th मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू, गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू 30,000 were sent on sale or return basis to a customer, the period of approval being 4 weeks। यानी ऑन 31st मार्च ये पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, तो इट मींस 31st मार्च को ये हमारे स्टॉक में काउंट होना चाहिए। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, ही रिटर्न 25% ऑफ द गुड्स। इफ 25% गुड्स रिटर्न हो चुका है, इसका मतलब 15th अप्रैल जब हमने काउंटिंग किया होगा तो उसमें काउंट हो चुका है, रेस्ट हमें मिला नहीं है। दैट मींस 75% ऑफ द गुड्स जो है उसको हमें हमारी इन्वेंट्री में काउंट करना पड़ेगा एज ए गुड्स लाइंग विद कस्टमर। आई होप ये क्लियर है, एकदम बुक का क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन स्टडी मेट से आए थे। द ट्रेडर हैड आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। हमें किसी से मिला है ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, तो वो गुड्स हमारा होता ही नहीं, वो तो कंसाइनर को, वो हम लोग हो गए कंसाइनी, राइट। तो कंसाइनी अपने बुक्स में उस गुड्स को नहीं दिखाता। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50% तो हमने टिल 31st ऑफ मार्च तक बेच दिया, देन अनदर 25% भी हमने टिल 15th ऑफ अप्रैल में बेच दिया। इसका मतलब 15th ऑफ अप्रैल तक हमने 25% ऑफ द टोटल गुड्स स्टॉक में काउंट कर रखा होगा, बट वो हमारा गुड्स है ही नहीं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दैट वाज इजी। जीपी परसेंटेज में भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, डायरेक्ट 20% ऑन सेल्स है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आपने सॉल्व किया होगा तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आया होगा आपका 2,01,500, 2,01,500। एक सिंपल सा प्रेजेंटेशन करना था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। आई होप ये क्लियर है। देन 2A, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आ गया अपने पास में। 2A में क्या पूछा गया है अपने को कि फॉलोइंग एरर्स, ओ माय गॉड, रेक्टिफिकेशन का इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, हे भगवान। फ्री में मार्क्स थे, फ्री में। अकाउंट्स में तो कम से कम बच्चों आप लोगों के 80 तो आने ही चाहिए, इतना इजी पेपर था। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, purchase of goods from Ram are amounting to 10,000 has been wrongly entered through the sales book। हमने क्रेडिट परचेज किया बट गलती से हमने उसको सेल्स बुक में दिखा दिया, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, 2R, इजी। Furniture purchased for office use amounting to 25,000 has been entered in the purchase day book। खरीदा हमने फर्नीचर, रिकॉर्ड कर लिया एज ए परचेज, तो एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 25,000। माइनर रिपेयर्स टू फर्नीचर, माइनर रिपेयर्स टू द फर्नीचर अकाउंट अमाउंटिंग टू 1,500 वेर डेबिटेड टू फर्नीचर। एरर ऑफ प्रिंसिपल, नॉर्मल रिपेयर्स है उसको हमने फर्नीचर में शो कर दिया, तो अब अभी अपन क्या करेंगे इसको, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स 1,500। wages amounting to 3,000 paid to workmen for making office furniture। now this is a capital expenditure। हमने फर्नीचर बनाने के लिए वेजेस पे किया, तो फर्नीचर के कॉस्ट में ऐड होगा, बट हमने क्या किया, गलती से इसको वेजेस अकाउंट में दिखा दिया, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस। Then tuition fee of proprietor's son 25,000 has been debited to audit fees। tuition fees of proprietor's son, it's a drawings, तो drawings account debit to audit fees। Then an amount of rupees 10,000 due from Mohan which had been written off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of Mohan। यानी bad debts recovered है तो bad debts recovered account में जाना चाहिए, बट हमने गलती से क्या कर दिया, मोहन के अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, तो अब क्या होगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू bad debts recovered। सो इजी। Goods costing 7,000, selling price being 10,000, distributed as free sample
among prospective customer were not recorded anywhere. फ्री सैंपल का मतलब हो गया एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट मतलब हम कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. Goods amounting to 1000 returned by customer G and company were entered in the sales day book. Goods returned by a customer, that is sales return में जाना चाहिए था but हमने उसको sales book में record कर दिया. Posted therefrom to the credit of his account. बट हम जब सेल्स रिटर्न का एंट्री करते तो क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जीएन कंपनी, तो जीएन कंपनी के क्रेडिट में ही लिखना था, तो हमने जीएन कंपनी तो करेक्टली पोस्टिंग कर दिया, तो गलती क्या हो गया, सेल्स अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट में, तो हमारा एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. आई होप दिस इज क्लियर. Then a bills of exchange received from SSN company for 10,000 had been returned by the bank as dishonored and had been credited to the bank and debited to bills receivable account. जब हमने बिल बैंक को दे ही दिया तो हमारे पास तो बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं, तो हमें किसको डेबिट करना चाहिए था, एसएसएन कंपनी को, जिससे हमें पैसा लेना है. तो एंट्री क्या हो जाएगा, एसएसएन कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. Then a bills receivable for 2500 pass through bills payable book. Oh my god, bills receivable को हमने एज ए बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो मतलब हमारा एंट्री गलत हो गया. तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू चेक. आई होप दिस इज क्लियर. अब फटाफट आप लोग इसको रिकंसाइल कर लीजिए, वीडियो को आप पोज करके भी रिकंसाइल कर सकते हो. दैट इज नंबर 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 10. दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है. ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपका फेवरेट टॉपिक. 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन था. क्या बोल रहा है, द बैंक पासबुक हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 62,500. पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको पॉजिटिव मान के फिर वैसे सॉल्व कर लो, या फिर नॉर्मल प्लस और माइनस कॉलम बना के आप इसको माइनस कॉलम में लिख के भी कर सकते हो. तो आई विल बी सॉल्विंग, इसको माइनस कॉलम में लिख के नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे आंसर, बट दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा, राइट. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, सो वी विल मेक चेंजेस इन द कैश बुक. ठीक है, इसका वाइसा वर्सा तरीके से भी आप लोगों ने किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्लस माइनस वाला चीज देख लो. इफ जो आइटम्स मैंने माइनस में लिखे हैं और आपने उल्टे वाले तरीके से किया तो वो आपका प्लस में होना चाहिए, और जो मैं प्लस में बोलूंगा वो आपके माइनस में होना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे आंसर अपना सेम होना चाहिए, राइट. तो हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 62,500, इसको हम नेगेटिव साइड में लिख देंगे, एंड चेंजेस जितना भी करेंगे पासबुक में करेंगे. A check worth ₹1,000 directly deposited into bank by customer but no entry was made in the cash book. यानी कस्टमर ने पासबुक में पैसा डाल दिया, हमारे पासबुक में प्लस हो चुका है बट कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, चेंजेस पासबुक में करना है. Then out of the check issued worth ₹85,000, checks amounting to 50,000 only were presented for payment till 31st of March. हमने चेक इशू किया है 85,000 का, तो इसका मतलब कैश बुक माइनस हो चुका है, लेकिन उसमें से अभी तक सिर्फ बैंक से 50,000 माइनस हुआ है, तो चेंजेस पासबुक में करना है. तो हम लोग क्या करेगा, और 35,000 माइनस कर देंगे. A check for 10,000 received and entered in the cash book. हमें चेक मिला, हमने कैश बुक प्लस कर लिया, बट वाज नॉट सेंड टू द बैंक, मतलब पासबुक प्लस नहीं हुआ. चेंजेस पासबुक में करना है, तो वहां पे भी अपन क्या करेंगे, 10,000 प्लस कर देंगे. चेक वर्थ ₹50,000 had been sent to bank for collection, but the collection was reported by the bank. हमने बैंक में चेक डाले तो प्लस किए होंगे, लेकिन टिल 31st ऑफ मार्च बैंक में सिर्फ ये वाला चेक प्लस हुआ है, बाकी दो चेक प्लस ही नहीं हुए. तो हम लोग चेंजेस पासबुक में करेंगे, तो इसको भी प्लस कर देंगे और इसको भी प्लस कर देंगे. दैट इज टोटल 15,000 आपका प्लस हो जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में. आई होप दिस इज क्लियर. देन the bank made a direct payment of ₹1,500 which was not recorded in the cash book. अच्छा, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बैंक से तो माइनस हो गया, पासबुक में माइनस है, कैश बुक में माइनस नहीं है, तो हम लोग चेंजेस पासबुक में कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1500.
Interest on overdraft charged by the bank rupees 4000 was not recorded in cash book. बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब पासबुक माइनस हुआ है, बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. चेंजेस पासबुक में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वापस प्लस कर देंगे. 4000 प्लस हो जाएगा. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने पॉजिटिव कॉलम से स्टार्ट किया है तो जो चीज मैं प्लस बोल रहा हूँ वो आपका माइनस होगा, जो मैं माइनस बोल रहा हूँ वो आपके लिए प्लस होगा. 8. Bank charges worth rupees 200 have been entered twice in the cash book, whereas insurance charges for 175 directly paid by bank was not at all recorded in the cash book. यानी हमने क्या क्या कैश बुक को दो बार माइनस कर दिया, तो चेंजेस पासबुक में करना है तो वहां पे भी एक बार और माइनस कर देंगे. और बैंक में एक बार माइनस हो गया 175, बट हमने कैश बुक में नहीं किया, तो पासबुक में क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे. The credit side of the bank column of cash book was undercasted. कैश बुक का क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब माइनस कम दिखा रखा है हमने, बट बैंक में तो करेक्टली हुआ होगा. तो चेंजेस हमें क्या करना है, चेंजेस तो पासबुक में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी प्लस कर देंगे. ये सारा प्लस माइनस करने के बाद दीज आइटम्स आफ्टर प्लस माइनस आपका आंसर आना चाहिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 63,025. इफ आपका ये करेक्ट आया है तो पूरे 10 मार्क्स आपको मिलने वाले. बट डोंट वरी, इफ आपका कोई भी एक या दो ट्रांजेक्शन इधर से उधर हो गया तो यू विल बी गेटिंग द स्टेप मार्किंग, डोंट वरी. राइट, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3A, एनपीओ का क्वेश्चन एज इट इज स्टडी मेट का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था. बस यहाँ पे हमने स्टडी मेट में भी सॉल्व करते हुए क्या बोला था कि इस चीज को ध्यान में रखना है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक दिया हुआ है, बट व्हाट वी हैव टू डू, बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए अपन को. तो अपन को जैसे बीआरएस में करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस निकालना था. राइट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं था. आपके पास नॉर्मल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, सर्टेन एडजस्टमेंट्स थे, एंड वी हैव टू ड्राफ्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड. तो सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे. ओपनिंग बैलेंस शीट बना के वी विल कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल फंड. ओपनिंग बैलेंस शीट में अपना नॉर्मल अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम आ जाएगा, एंड कैपिटल फंड निकल के आएगा 4620 एज द बैलेंसिंग फिगर. सब्सक्रिप्शन, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट, बस कैश इन करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट करना था. बिकॉज जो कैश इन करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ वो एज पर पासबुक है, हमें एज पर कैश बुक निकालना था. हाउ दिस इज 900 माइनस 450. देखो 900 का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट दिस इज एज पर पासबुक. एंड नीचे एक एडजस्टमेंट है हमारे पास में, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर. इसका मतलब हमने चेक इशू कर दिया बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ. इफ चेक इशू कर दिया तो कैश बुक से तो माइनस हो रखा है. राइट, हमारे पास पासबुक का बैलेंस है और कैश बुक का बैलेंस निकालना है तो पासबुक से भी माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए 450 हमने उसको माइनस कर दिया. वी हैड द एक्चुअल वैल्यू एज पर द कैश बुक. आई होप दिस इज क्लियर. तो आपका ओपनिंग कैपिटल फंड आना चाहिए 4620. देन नॉर्मल तरीके से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्राफ्ट किया. यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो हो सकता था, जो स्टडी मेट में भी होता है, सेल ऑफ इक्विपमेंट. जब सेल ऑफ इक्विपमेंट में कुछ बताया ही नहीं है कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, वी अज्यूम कि हमने बुक वैल्यू पे सेल किया होगा. देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट. आई होप दिस इज क्लियर. देन नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्राफ्ट करने के बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी कौन सा एडजस्टमेंट ध्यान में रखना था. एक सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट ध्यान में रखना था, राइट, जिसमें आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस होगा और आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस होगा. ग्राउंड्समैन फीस में उसका बोनस जो हमने अभी तक नहीं पे किया वो ऐड हो जाएगा. राइट, फिर कॉस्ट ऑफ फेयर्स हम नेट वैल्यू दिखा रहे हैं क्योंकि एक तरफ रिसिप्ट है तो एक तरफ पेमेंट भी हुआ था, तो उसका जो नेट वैल्यू है वो हमने शो कर दिया. प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस सेम, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो माइनस हो जाएगा और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अपन प्लस कर देंगे. रिपेयर्स के साथ भी सेम कहानी है. ऑनोरेरियम क्वेश्चन में बोला था कि उसको बढ़ा के देना है लेकिन अभी तक पे भी नहीं किया हमने, तो आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम 900 रुपीज आएगा. फिर हमने डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कैसे कैलकुलेट किया, बिगिनिंग में कुछ वैल्यू था, फिर हमने और परचेज किया, उसमें से 120 का सेल कर दिया, तो और इतना क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डिफरेंस वैल्यू जो बचेगा उसी को अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं. तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद आपके पास में सरप्लस आया होगा फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 60 रुपीज. एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था आईसीआईसीआई स्टडी मोड से. राइट, फिर नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर लिया होगा आपने,
कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला था उसमें सरप्लस ऐड हो गया, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, आउटस्टैंडिंग ग्राउंड्समैन बोनस, आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। अब जो लास्ट में यहाँ पे जो ये करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ये नेगेटिव चला जाएगा, बिकॉज हम नॉट एज पर पासबुक नहीं लेंगे, हम लोग को तो एज पर कैश बुक लेना है। तो जब एज पर कैश बुक निकालेंगे तो आपका ये ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। और जो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में टूर्नामेंट फंड था, दैट्स अ स्पेसिफिक फंड, वो हमारे डायरेक्टली बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा, नॉट ऑन द इनकम साइड। देन दैट वाज नॉर्मल क्वेश्चन, आपने ये सारे प्लॉट कर दिए होंगे इजीली और आपका बैलेंस शीट मैच कर गया होगा। आई होप इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था अपने स्टडी मैट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप, वेरी 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 इजी क्वेश्चन पार्टनरशिप का, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए बी और सी तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दे दिया, बैलेंस शीट के अंदर हमें ये ध्यान रखना है एक जनरल रिजर्व भी है, राइट। देन एक नया पार्टनर आया, पार्टनर डी आया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April। D will bring 7500 towards his capital and required sum of goodwill, और वो अपना गुडविल का हिस्सा भी लाएगा जितना भी चाहिए। बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक को बढ़ाना है, दैट मींस रीवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो भी करना है, रीवैल्यूएशन में आएगा। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, ये भी रीवैल्यूएशन में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है, ये भी रीवैल्यूएशन में आएगा। अब देखो वैल्यू ऑफ गुडविल इज फिक्स्ड, यानी ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसमें नए वाले पार्टनर का शेयर करके उसका प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेंगे, उतना गुडविल वो लेके आ रहा होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन ने बोल ही दिया जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो नहीं भी बोलता तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस। फिर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दे दिया तो वी कैन इजीली कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले अपन क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, वी हैव ओल्ड रेशियो वी हैव न्यू रेशियो, तो हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। उससे पता चला सिर्फ ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वेयर सी का कोई सैक्रिफाइस नहीं है। तो जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सिर्फ ए और बी को मिलेगा, दैट टू इक्वली 1:1 इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देन नॉर्मल तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, स्टॉक का वैल्यू बढ़ा दिया, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट दिखा दिया, फर्नीचर हो गया, एंड प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन इज 9450, जो हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एकदम इजी था। उसके बाद में नॉर्मल बेसिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, जनरल रिजर्व बांट दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, नए वाले पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा था वो आ गया, नया वाला पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है 3000, तो वो जो भी लेके आया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा एकदम इजी से, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन एक लाइबिलिटी था जो ए ने पे किया, तो वो तो बिजनेस से लेगा, तो 1500 वो भी मिलेगा उसको। फिर हमने बैलेंस शीट ही कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस, और यही बैलेंस अपन बैलेंस शीट में प्लॉट कर देंगे, तो हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, बस बैंक अकाउंट का ध्यान में रखना था, बैंक बैलेंस इतना है, नया वाला पार्टनर इतना पैसा लाया एज अ कैपिटल, फिर नया वाला पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स ने बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया, तो वो बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट में कंटिन्यू रहेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। देखो ट्रस्ट मी, इफ आप लोगों ने स्टडी मैट थोरोली किया होगा तो ये पेपर तो आपके लिए हलवा था पानी था, लॉटरी जैकपॉट पेपर था, आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते थे, राइट। इसी तरीके से इफ यू आर एश्योर्ड कि हाँ मेरा फाउंडेशन तो क्रैक हो जाएगा, हाँ मैथ्स का पेपर हिला है बट यू आर श्योर एनफ कि आपका 40 मार्क्स तो आ जाएगा, तो आई विल सजेस्ट कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आप अपनी इंटर की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या भैया क्लासेस लेना जरूरी है? एकदम भी जरूरी नहीं है, आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री में मेरे चैनल में मिल जाएंगे, आपको इसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करना। आई हैव कवर्ड द एंटायर स्टडी मैट, थोरोली कंसेप्ट्स को कवर किए गए, पास्ट पेपर्स को कवर किया गया है,
इजी वे में आपको चीजें समझ में आएगी, उसमें नोट्स वगैरह एवरीथिंग है। हाँ, जो वीडियोस में पढ़ाया गया, इफ आपको उसके पर्टिकुलरली नोट्स चाहिए तो आप मेरे को पिन कर दोगे, व्हाट्सअप कर दोगे विद नेम, सिटी, लोकेशन, तो वो मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ट्रस्ट में आपको कहीं क्लासेस लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग के बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। एडवांस अकाउंटिंग के बड़े बड़े चैप्टर जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, ब्रांच, एमलगमेशन, दिस 4 चैप्टर इटसेल्फ कवर 30 to 40 मार्क्स इन योर एग्जाम, वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद द टाइम मैं आपके लिए फ्री में अपलोड करता रहूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाए। आपको बस करना क्या है, एकदम ईमानदारी से बैठ के इन लेक्चर्स को कवर करना है, जैसे पढ़ाया गया, जैसे नोट्स लिखाया गया उसको कर लेना, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए उतने कर लेना। बिकॉज द ओनली वे टू सक्सेस इन सीए इज टू कवर द स्टडी मैट। बाकी जगह जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, कलर, वो सब, उससे कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे इफ आपने आईसीआई स्टडी मैट को थोरोली किया है तो आपका एग्जामिशन भी श्योर है, रैंक भी श्योर है और पास होना भी श्योर है। आई होप आप लोग को क्लियर है। तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करना। इफ आपको थोड़ा सा भी डाउट भी लग रहा है होगा या नहीं होगा, स्टिल आप लोग पढ़ना चालू कर दो, यू कैन स्टार्ट विद द कॉस्ट अकाउंटिंग, यू कैन स्टार्ट विद द एडवांस अकाउंटिंग, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है एंड वो इजीली हो जाएंगे, हेडेक भी नहीं देंगे और आपको मजा भी आएगा। आई होप क्लियर है। तो बिना ट्यूशन फीस, अब अपन ट्यूशन फीस के लिए पैसा वैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपना चैनल है इसी में अपन सब कुछ पढ़ लेंगे। इसके अलावा भी आपको मेरे एंड से कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर, आप लोग मेरे को पिन करते रहो, वो सारा चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो चीज आपको चाहिए। आई होप क्लियर। अब अपन को ये महंगी महंगी ट्यूशन फीस के वेब से निकलना है। जब हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है तो वाई टू पे द अमाउंट, जब आपको ईच एंड एवरी कंटेंट ऐसे ही मिल सकता है। हाँ, इफ यू आर एबल टू कैप्चर ऑफलाइन क्लासेस तो गो फॉर इट, ऑफलाइन क्लासेस, फिर मैं ऑनलाइन सजेस्ट नहीं करूंगा। बट इफ यू आर थिंकिंग टू गोइंग फॉर एन ऑनलाइन क्लासेस, आपको जरूरत नहीं है उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करने की। ईच एंड एवरीथिंग एटलीस्ट इन 2 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको मैं इतने चैप्टर्स कवर करके दे दूंगा जिसमें हर एक चीज स्टडी मेट का एक एक क्वेश्चन, पास पेपर क्वेश्चंस कवर्ड रहेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, अमल, बिमल एंड कमल, जहां पे हो क्या रहा है, ड्यू टू इल हेल्थ अमल ने बोला कि मैं बिजनेस छोड़ के जाना चाहता हूं। तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर में। हम लोग को नॉर्मल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास ओल्ड रेशियो है अमल, बिमल और कमल का, जहां पे अमल बिजनेस छोड़ के जा रहा है। नाउ वी हैव द न्यू रेशियो ऑफ बिमल एंड कमल from which we will calculate the gaining ratio between बिमल एंड कमल। तो गेनिंग रेशियो निकल के आएगा आपका 4:1। फिर हम नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्राफ्ट करेंगे। क्या क्या करना था, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना था, फिक्सचर्स का वैल्यू कम करना है, इन्वेंट्रीज को कम करना है एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट करना था। ये सब करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, रिवैल्यूएशन से लॉस आ रहा है। दिस लॉस विल बी बॉर्न बाय ओल्ड पार्टनर एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसको बांट देंगे। एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल था, तो आपने क्या किया, इक्वली बांट दिया। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल के लिए क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट पास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट्स को एवरेज किया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो गुडविल आ गया। इसमें जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका सैक्रिफाइसिंग है, तो उसके शेयर से हमने निकाल लिया कि उसको कितना मिलना है। अब इसको ये कौन देगा, बिमल और कमल देंगे इन द रेशियो 4:1। फिर नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्राफ्ट करना था, और जो पार्टनर छोड़ के गया उसको हम इमीडिएटली पे नहीं कर रहे, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो नॉर्मल शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस आ गया। देन पीएनएल एडजस्टमेंट, जो इसमें एक अच्छा था, ये भी एग्जैक्ट कॉपी पे स्टडी मेट का क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या था, हम ऑलरेडी प्रॉफिट बांट चुके थे तो हमें प्रॉफिट पहले वापस लेना पड़ा। जब हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं तो हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन यूज नहीं करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करेंगे। तो हमने प्रॉफिट वापस लिया, उसके बाद हमने कमीशन दिया, एंड फिर जो प्रॉफिट बच गया एज पर द न्यू रेशियो, रिवाइज्ड रेशियो, दैट इज इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई बात समझ में। एंड देन नॉर्मल लेजर पोस्टिंग था। इससे आपको पता चला कि अमल के लोन अकाउंट में जाएगा 4,97,500 एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिमल एंड कमल विल बी 2,44,000 1,68,500। क्वाइट इजी क्वेश्चन, बहुत ही पानी सा क्वेश्चन आया था। आई होप ये सब आपने करेक्ट किया होगा। स्लाइड सिली मिस्टेक भी है तो डोंट वरी, आई होप आई से आपको स्टेप मार्किंग दे, बट सिंस द पेपर वाज टू इजी
यहाँ पे स्टेप मार्किंग के चांसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वी हैव अ बैलेंस शीट, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। बैलेंस शीट दे रखा है, पीएनएल अकाउंट में कुछ गलतियां हो गई थी, राइट, और आपको फिर से रीड्राफ्ट बैलेंस शीट बनाने बोला है। तो इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन, अगेन अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टडी मैट। फिर से बोल रहा हूँ गाइस, इफ आप फाउंडेशन में हो, इंटर में जाओगे या आगे कोई भी लेवल में जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द आईसीआई स्टडी मोड। यदि आपने आईसीआई स्टडी मैट को अच्छे से कर लिया, ऐसा कोई सीए का लेवल नहीं है जिससे आप पास नहीं हो सकते। उसके बाद गो विद द आईसीआई के कंटेंट्स ओनली। आईसीआई का पोर्टल में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, आप उतना कर लोगे ना, मोर देन एनफ है। तो इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे अपन को पीएनएल रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग कमीशन का अकाउंटिंग हमने ठीक से नहीं किया था। प्रीपेड एक्सपेंसेस से प्रॉफिट बढ़ेगा और आउटस्टैंडिंग कमीशन से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसको अकाउंट फॉर करेंगे तो रिवाइज्ड एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी 8,12,500। देन हम लोग को नॉर्मल बैलेंस शीट, एकदम नॉर्मल बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना था। फर्नीचर से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, व्हीकल में हमने एक खरीदा भी था वो ऐड हो जाएगा, और उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करोगे। इन्वेंट्रीज बैंक प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे ही रहेगा जैसे क्लोजिंग वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। ट्रेड पेबल्स आ जाएगा आपके पास में। देन आपके पास में आउटस्टैंडिंग कमीशन जिसका अकाउंटिंग किया, एट द एंड कैपिटल के अंदर में एडिशनल कैपिटल ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होगा, और आपका बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। सो एकदम इजी सा क्वेश्चन आया था ये, यहाँ पे भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, राइट। यहाँ पे अपने को कितने साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोल दिया था, 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला है। दैट टू स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो 1 जुलाई 22 में हमने एक मशीनरी परचेज किया फॉर 1,38,000। अगेन ऑन 1 जनवरी 23 हमने एक मशीन परचेज किया फॉर 72,000। एट द एंड ऑफ द ईयर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जुलाई वाली एसेट पे अपन 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वेरेस जनवरी वाली एसेट्स पे अपन 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो वो माइनस करने के बाद वी विल हैव द क्लोजिंग बैलेंस। पहला साल खत्म। अगेन सेकेंड ईयर हमने कुछ किया ही नहीं है, तो सेकेंड ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, एंड फिर पूरा कंप्लीट 1 ईयर का डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करेंगे। तो फिर बैलेंस सीडी थर्ड ईयर व्हाट वी आर डूइंग ऑन 30th जून, हम मशीन सेकंड मशीन को बेच रहे हैं, नॉट फर्स्ट मशीन। हर बार क्या होता है, हम फर्स्ट मशीन को बेचते हैं तो फ्लो में एग्जाम में हम ये गलती कर देते हैं। आई होप आपने ये मिस्टेक नहीं किया होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, M2 को सेल कर रहे हैं, राइट, M2 को सेल कर रहे हैं। तो 30 जून को सेल कर रहे हैं, तो पहले अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर उसका बुक वैल्यू आएगा। देन उसको हमने बेचा 48,000 में, तो हमें लॉस हो गया 7,800 का। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज 7,800। फिर जितनी भी मशीन, उसी दिन हमने क्या किया, और एक मशीन परचेज किया ऑफ द वैल्यू 90,000। तो ईयर एंड में क्या होगा, M1 एंड M3 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, एंड देन फाइनल बैलेंस सीडी आपका आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन में आपने ब्लंडर नहीं किया होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन अगेंस्ट फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मोड। देन ओ माय गॉड, एकोमोडेशन बिल पे क्वेश्चन आया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इतना इजी क्वेश्चन जहां पे कोई भी आपका डिफॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम पानी सा क्वेश्चन। क्या हुआ, गगन ने एक बिल लिखा, अमन ने एक बिल लिखा, गगन ने एक्सेप्ट किया। तो पहले हमें अमन का बुक्स बनाना है और बाद में गगन का बुक्स बनाना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अमन के बुक्स में क्या क्या एंट्री होगा, 1 अप्रैल को उसको एक्सेप्टेंस मिला, तो बिल्स रिसीवेबल टू गगन। फिर अमन ने उसी दिन डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट करवा के रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था। शेयरिंग रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है 2:1, यानी 2/3 और 1/3। अमन यूज करेगा 2/3 अमाउंट और गगन यूज करेगा 1/3। तो जितना भी पैसा उसके पास आया उसका 1/3 अमन ने क्या किया, गगन को दे दिया। फिर ऑन द ड्यू डेट अमन ने जितना पैसा खुद यूज किया था, 2/3 अमाउंट यूज किया था, उसने गगन को दे दिया, और गगन ने क्या किया, बैंक को पे कर दिया, राइट। तो अमन ने गगन को पे कर दिया बैलेंस अमाउंट, दैट्स इट। अमन का बुक्स और गगन का बुक्स क्या होगा, उसने सबसे पहले एक बिल एक्सेप्ट किया, तो अमन टू बिल्स पेबल। फिर उसको अमन से पैसा मिला, अमन बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू अमन, राइट। फिर ऑन द ड्यू डेट जब उसको बैंक को पे करना था, तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके पास अमन से पैसा आया
2/3 अमाउंट आ गया, 1/3 तो उसके पास पहले ही आ चुका था, तो उसने क्या किया, ऑन द ड्यू डेट बैंक को पे कर दिया। दैट वाज वेरी 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 इजी क्वेश्चन, जहां पे कोई कॉम्प्लिकेशंस था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द स्टडी मोड। आपको नॉर्मल सेल्स बुक बनाना था, बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आपको नोट्स में एक तो कैश सेल्स एंड सेल ऑफ फर्नीचर, हम सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज सेल ऑफ फर्नीचर एंड कैश सेल्स हमने एंट्री नहीं किया सेल्स बुक में। बाकी नॉर्मली तीन ट्रांजेक्शन, एक मैसर्स अल्फा इंडस्ट्रीज का ट्रांजेक्शन, एक ब्राउन एंड कंपनी और एक जाट एंटरप्राइज, ये तीन ट्रांजेक्शन आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए होंगे और आपका सेल्स बुक का टोटल आएगा 18,01,750। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड आपका फेवरेट क्वेश्चन था, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स पे क्वेश्चन था। क्या कंपनी अकाउंट्स में भी क्या है, बोनस एंड राइट इशू पे क्वेश्चन आ चुका था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले फाइनल कॉल ड्यू करना है, तो ऑन 30 अप्रैल हमने फाइनल कॉल ड्यू किया, राइट। फाइनल कॉल ड्यू करने के बाद ऑन 31 मई हमें फाइनल कॉल का पैसा मिल जाएगा। देन कंपनी इज सेइंग कि 1 जुलाई को अपने को बोनस देना है, तो पहले बोनस ड्यू करेंगे, बट वहां पे बोल दिया कि पीएनएल सबसे लास्ट में यूज करोगे, तो वी हैव अ हायरार्की, हम पहले सीआरआर यूज करते हैं, बिकॉज सीआरआर इज प्योरली यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, उसके अलावा अपन कहीं पे यूज नहीं कर सकते, इसीलिए पहले सीआरआर पूरा का पूरा यूज कर लिया। बोनस टोटल देना कितना था, 90 लाख रुपीस का बोनस देना था, हमने पूरा सीआरआर ले लिया 25 लाख। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम लेंगे, नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टिव रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व पूरा का पूरा यूज कर लिया। फिर जितना पैसा शॉर्टफॉल रहा वो हमने पीएनएल से निकाला। हाँ हो सकता है कि भैया कोई बोलेगा कि मैंने पहले जनरल रिजर्व लिख दिया फिर सीआरआर फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने कंप्लीट अमाउंट यूज कर लिया है वहां से, राइट। देन पीएनएल से अपन कितना यूज करेंगे, 10 लाख। फिर ये बोनस हम क्या करेंगे, इशू कर देंगे अगेन। फिर क्वेश्चन में बोल रहा था राइट शेयर्स, ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकाले, कितने निकलेंगे नंबर ऑफ राइट शेयर्स, 48,000 राइट शेयर्स कैलकुलेट किए। तो ये राइट हमने जब दिया तो राइट का वैल्यू क्या था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ राइट एट 10% प्रीमियम, तो जो फेस वैल्यू है उस पे 10% प्रीमियम में हम राइट दे रहे हैं, तो प्रीमियम चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, एंड जो फेस वैल्यू है वो इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। इज इट क्लियर। फिर आपको बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करने के लिए बोला था, जस्ट नोट्स टू अकाउंट से रीड्राफ्ट करना था, तो आपका ऑथराइज कैपिटल इस क्वेश्चन में चेंज नहीं हो रहा था, तो जैसा था हमने वैसा ही छोड़ दिया। प्रेफरेंस शेयर्स वैसे ही रह गए, लेकिन इक्विटी शेयर्स के अंदर यदि आपने ऐसे नहीं लिखा है आउट ऑफ द अबव 90,000 शेयर्स इश्यूड बाय वे ऑफ बोनस या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, आपको ये बताना था, राइट। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस का नॉर्मल बेसिक नोट ऑलरेडी स्टडी मेट की प्रैक्टिस के टाइम हमने ये सब किया है। रिवैल्यूएशन रिजर्व को हमने कुछ नहीं किया, जनरल रिजर्व को पूरा यूज कर लिया, सीआरआर को पूरा यूज कर लिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम में और पैसा आ गया क्योंकि हमने राइट इशू के टाइम प्रीमियम लेके आए, राइट। तो हमने सिर्फ कितना यूज किया था बोनस के लिए, सिर्फ 30 लाख, एंड पीएनएल अकाउंट से हमने सिर्फ 10 लाख यूज किया, तो इससे हमारा फाइनल रिजर्व्स एंड सरप्लस का वैल्यू आ जाएगा। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5C, बोनस एंड राइट इशू पे क्वेश्चन आया। नाउ आपका फेवरेट क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ पे छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। पहला कंफ्यूजन कि भैया इन्होंने साथ में दे दिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कोई बात नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। हम लोग एक जॉइंट अकाउंट खोल लेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन प्रो राटा के लिए है वो हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, राइट। तो पहले हमारे पास एप्लीकेशन आई 2,50,000 एप्लीकेशन एट द रेट ₹6 each, लेकिन कंपनी तो कितना इशू कर रहा था, सिर्फ 1 लाख शेयर्स इशू कर रहा था, तो उतना अमाउंट और उसका प्रीमियम तो सिक्योरिटीज प्रीमियम और शेयर कैपिटल में चला जाएगा। फिर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया 1 लाख शेयर, बट 1 लाख टोटल एप्लीकेशंस 250, उसमें से 1 लाख रिजेक्ट, बचा 1,50,000, 150 में 1 लाख अलॉट कर रहे हो, तो 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू योर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, अब रिसीव करेंगे, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या हुआ, एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने एरियर किया है। अब उसने कितना एरियर किया उसके लिए अपन को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको अलॉट कितना किया होगा, हमने उसको 2,000 शेयर्स अलॉट किया है, तो उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,000 शेयर्स पे होगा।
तो जब हमने उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया होगा तो वो तो 2000 शेयर्स पे ही हमने ड्यू किया होगा, लेकिन उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1000 इंटू 6 वो तो कंपनी के पास पड़ा है, तो उसका एरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल निकल के कितना आता है 6000। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने ड्यू किया 6 लाख रुपीज से, जिससे 3 लाख तो पहले ही टोटल मिल चुका, तो हमें और 3 लाख चाहिए जिसमें से 6000 एरियर में एंड द बैलेंस 2,94,000 हमारे बैंक में आ चुका होगा। देन क्वेश्चन इज सेइंग जिन्होंने एरियर किया उनको फॉरफिट कर लो, तो बेसिक फॉरफीचर का एंट्री आ गया। अगेन क्वेश्चन इज सेइंग कि सारे के शेयर री इशू भी कर दो। री इशू करने के टाइम हमने कितना रुपए का डिस्काउंट दिया, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, वो अपन शेयर फॉरफीचर से ले लेंगे। राइट, आई बात समझ में। देन शेयर री इशू हो गया, तो एक्स्ट्रा सरप्लस फॉरफीचर के टाइम प्रॉफिट हुआ 14,000, जिसमें से 4,000 आपने यूज कर लिया एट द टाइम ऑफ री इशू, तो कितना एक्स्ट्रा सरप्लस रह गया 10,000 दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दैट वाज योर लास्ट क्वेश्चन। एकदम इजी पेपर, आई होप आप सबको मजा आया। आप सबने एज इट इज इसी तरीके से किया होगा, कोई ब्लंडर नहीं किया है। एक छोटा मोटा सिली मिस्टेक हुआ है, डोंट वरी, यू विल बी गेटिंग द स्टेप मार्किंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि आपका फाउंडेशन इजीली क्रैक हो जाएगा, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद द एडवांस अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स, दोनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है। आप उनके एक दो बड़े टॉपिक्स उठाइए, उनको करना स्टार्ट कीजिए, सो दैट जब तक रिजल्ट आएगा आपके सर्टेन चैप्टर्स कवर्ड अप रहेंगे एंड आप अपने बाकी स्टूडेंट्स, बाकी कॉम्पिटिटर से बहुत आगे रहेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ आर ऑप्टिंग फॉर एन ऑनलाइन क्लासेस, पेड क्लासेस, तो आपको जरूरत नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए मैं बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी डाल चुका हूं और भी फ्यूचर में डालता रहूंगा। कोई भी कंटेंट आपको चाहिए आप मेरे को पिन कर सकते हैं, मैं वो सारे कंटेंट्स आपके लिए लेके आ जाऊंगा। इसके लिए अपन को पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगेन द थंब रूल टू क्लियर सीए एग्जाम इज टू फोकस ऑन आईसीआई स्टडी मोड। इफ आपने आईसीआई के मटेरियल्स को अच्छे से पढ़ लिया तो कोई भी इंसान नहीं है जो आपको इस एग्जाम में सक्सेस होने से रोक सकता है। आई होप आपको समझ में आया। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, आपको क्लैरिटी मिला है, यू लाइक दिट, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, हर बार आफ्टर एवरी एग्जाम मैं आपके लिए पेपर पूरा सॉल्व लेके आता हूं, तो प्लीज डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इट एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। एंड होप वी मीट यू एट द इंटर लेवल। बाय बाय।